मायने में ही बड़ी क्लियर है जी, महबूब के बारे में लिखी गई है, लेकिन 4 पर्सपेक्टिव्स मैक्सिमम, आई थिंक मुझे पता है, जो समझ आई वो 4 पर्सपेक्टिव्स हैं। पहला, महबूब की जुदाई। दूसरा, शायर जो है वो नार्सिसिस्ट है, नरगिसियत का शिकार है। महबूब अगर उसके पास होता तो फिर उसकी अहमियत इतनी है जी, तो मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो शायर नार्सिसिस्ट है ना, एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि भाई अब छोड़ गई है अगला या चुगली छोड़ गई है, ठीक है, एक्सेप्ट इट। तो या तो नरगिसियत है, या जी महबूब के किसी खद्दो खाल की तारीफ़ है और उसमें उसने ज़मीन व आसमान के कुलाबे मिलाए हैं। उसके बाल बड़े पसंद हैं शायर को, उसकी आँखें बड़ी पसंद हैं, ठीक है, उसका जिस्म में कोई खद्दो खाल ऐसा है जिसकी तारीफ़ करना चाहता है वो शायर, ठीक है, अपने महबूब की। या उसके जुदाई उसका ना होने की वजह से कि ऑलरेडी माशरे की जो सख्तियाँ झेली हैं शायर ने, वो तन्हाई का शिकार है, माशरे के जुल्म को उसने सहा है, ठीक है। उसके बाद महबूब ने इस पोजीशन को भी नहीं समझा, वो भी छोड़ गया, ठीक है। तो कुछ यह तो ये एरिया है, पर्सपेक्टिव है। अब एक और चीज़ इल्म बयां है, ठीक है, शायर इल्म बयां का इस्तेमाल करता है। एक चीज़ है बहर, जो शेर का वज़न होता है, उससे पता चल जाता है छोटी बहर का शायर कौन है, बड़ी बहर का शायर कौन है, ठीक है। अब जो फाइनल इंस्ट्रक्शंस हैं, एक मसला होता है जी, आप कहते हैं सर शायर का नाम नहीं आता तो क्या करें। तो 10 शायर हजरात पकड़ें, उनका तारुफ पढ़ें, सिर्फ शायर का तारुफ, एराज देख लें कि वो शायर किस एरा का है। शायर के तारुफ से पता चल जाएगा वो नज़म में क्या मौजू चुनता है, गज़ल में क्या मौजू चुनता है, उसकी ज़िंदगी खुद कैसी गुजरी है, जो उसकी ज़िंदगी में उसने खुद जैसी गुजारी है वो उसकी तहरीर में नज़र आएगी। ठीक हो गया, कुछ ये चीज़ें हैं। अब शायर का जी नाम अगर आपको नहीं आता तो क्या 4 नंबर छोड़ दें, ठीक है, वो भी नहीं छोड़ सकते, तशरीह अच्छी आती है, ठीक है। अब आप पेपर, इसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन है, ये नहीं कह रहा कि सारी प्रेजेंटेशन है, इसके बाद प्रेजेंटेशन है। तो प्रेजेंटेशन में एग्जामिनर के लिए थोड़ा सा आसानियाँ पैदा करते जाएं, कुछ हेडिंग्स हैं वो यूज़ करें, क्लीद उर्दू में जिस तरीके से दिया हुआ है, या मिज़ान उर्दू है, या उसके अलावा आपने अगर उर्दू का कोई उस्ताद जिसे पढ़ा, तो सबसे पहले एग्जामिनर ने आपसे पूछा शेर की तशरीह, तो आप सबसे पहले उसका मफ़हूम, शायर का नाम दें, शेर का मफ़हूम दें, और खुशकिस्मती से अगर आपको पता चल गया है कि ये किस गज़ल का शेर है, किस नज़म का शेर है, तो यूज़ दिस, और नज़म या गज़ल का मफ़हूम भी लिखें, ठीक है, हेडिंग दे दें अगर आपको पता है, पता चल गया है, ठीक है। तो आप उसका मफ़हूम लिखें इन फ्यू लाइंस। मफ़हूम किसी और तरीके से लिखा जाता है, तशरीह किसी और तरीके से लिखी जाती है। पहले 3 हेडिंग्स हो गई, शायर का नाम, शेर की तशरीह, शेर का मफ़हूम, नज़म या गज़ल का मफ़हूम, अगर ये पता चल गया, नहीं तो शेर की तशरीह, ठीक है। उसके बाद हासिल कलाम, 5 नंबर हैं, तो एग्ज़ामिनर के लिए भी काम आसान करते हैं कि वो उसकी डिवीज़न जो उसके माइंड में है, उसी डिवीज़न के साथ आपको मैक्सिमम स्कोर दे वो, तो इन हेडिंग्स के साथ जाएं, ठीक है। मज़मून निगारी, मज़मून निगारी के लिए क्या करना है, मज़मून निगारी के लिए क्या करना है जी, कुछ लोग का अपना अपना पर्सपेक्टिव है जी। आउटलाइन देनी है या नहीं देनी, ठीक है। आउटलाइन जी आप दें, एग्ज़ामिनर को बताएं, ठीक है।
लेकिन उतनी डिटेल नहीं होती जितनी CSS की या PMS की इंग्लिश ऐसे की आउटलाइन होती है। और दूसरी अहम बात, 30 नंबर का मजमून है, तो 30 नंबर ही की अहमियत देनी है उसको। ये ना हो कि एंड में आपका वो नंबर ही रह जाएं। तो पेपर अटैम्प्टिंग मैं होता या मैं हूँ तो कैसे करता हूँ, मैं ग्रामर का पोर्शन पहले करता हूँ। जो कम नंबर हैं, ज़्यादा नंबर हैं, कम टाइम में होते हैं, टाइम मैनेजमेंट के बाद अपना टाइम बचाता हूँ वहाँ पर सवा घंटा, ठीक है, कि 30 नंबर को मैं अच्छे तरीके से हैंडल कर सकूँ। लेकिन शर्त यह है कि ग्रामर मेरा ऑलरेडी अच्छी आती हो, ठीक है, कि वहाँ पर मेरी डिडक्शन ना हो, इम्प्रेशन मेरा जो है वो सही जाए। उसके बाद आपकी जो मज़मून है वही सेम तरीका है जी। जो मज़मून का मकसद है, उसने पूछ लिया कश्मीर, माजी और मुस्तकबिल। पहले बताएं तारुफ़, उसके बाद कश्मीर क्या है, ठीक है, इसका मसला क्या है, किस तरह किस किस्म का मसला है, जो आपके पर्सपेक्टिव्स हैं, जो आपका बेस्ट एनालिसिस है वो सिंगल वर्ड लाइनर में दें। उसके बाद आप मौजूदा सूरत हाल बताएं। उसके बाद आप अगर कोई उसके मसाइल का हल बताना चाह रहे हैं तो वो बताएं, ठीक है। उसके बाद आप मज़मून लिखने के लिए हेडिंग यूज़ नहीं करनी। मज़मून के अंदर जो है शेर का इस्तेमाल हो सकता है, अक़वाल ज़री का इस्तेमाल हो सकता है, इसके अंदर रेफरेंसेस यूज़ हो सकते हैं। किसी अगर आपके पास मुकाले का जो रेफरेंस है जर्नल का वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अखबारी पीसेस टुकड़े नहीं देने चाहिए, ये रेफरेंसेस नहीं होते। डॉन की रिपोर्ट में था, BBC की रिपोर्ट में था, उन्होंने ख़ुद कहीं से उठाया, तो रेफरेंस जो हैं वो अखबारी टुकड़ों के नहीं देते, ठीक है। तो ये रेफरेंस यूज़ करें, शेयर यूज़ करें, प्रेजेंटेशन अच्छी हो, नीट एंड क्लीन पेपर हो। राइटिंग की बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छी राइटिंग में हो, जैसे आपकी राइटिंग है, अब उसको तो आप ठीक करने से रहे, तो साफ़ सुथरा लिखें, खुला लिखें, ठीक है। जो ग्रामर के अगलात हों वो ना हों। उसके अलावा इल्म बयां का इस्तेमाल हो सकता है वो करें, तहरीर में खूबसूरती लाएं। कर सकते हैं जी, ठीक है, कर सकते हैं आप, यस कर सकते हैं, यू कैन यूज़ दैट पैटर्न। अच्छा, अब ये जब कंप्लीट हो जाता है तो इस टाइम पे आपके पास एक और जो पेपर है वो इस्लामियात है। इस्लामियात का अगर आप सिलेबस देखें, अगर आप इस्लामियात का सिलेबस देखें तो CSS के सिलेबस से आसान है, कम है, आसान भी है, कम भी है। पास पेपर देखें तो 2 क्वेश्चंस या 1 क्वेश्चन ज़रूर उसने इस्लामिक सिस्टम्स के बारे में पूछा हुआ है। आइदर इज़ आस्किंग अबाउट माशरती सिस्टम, माशरती सिस्टम, ठीक है, या सियासी जो निज़ाम है इनके बारे में उसने पूछा है, सियासी निज़ाम, माशरती निज़ाम, माशी निज़ाम। लेकिन PMS का एग्ज़ामिनर स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पूछने के बाद आपसे तकाबली जायज़ा लेता है, मगरबी माशी निज़ाम के साथ, मगरबी सियासी निज़ाम के साथ, मगरबी इक़्तिसादी या इक़्तिसादी निज़ाम के साथ। उसके बाद वो कहता है इस तकाबली जायज़े में आप मुझे इस्लाम की जो बेसिक रूल्स हैं, कुरान, सुन्नह, क़ियास, इजमा, इज्तिहाद के दायरे में ही रह के इस्लामी जो निज़ाम है उसकी खसूसियत को वाज़िया करें। एक सवाल यहाँ से आता है। एक सवाल वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वहाँ से पूछता है, ठीक हो गया। एक सवाल जो है वो आपसे पाकिस्तान के अंदर या इस्लामी ममालिक के अंदर जो आपके गैर मुस्लिम हैं उनके हकूक़ के बारे में पूछता है। अब ये करंट अफेयर वाला बनाना शुरू कर देंगे आप, पाकिस्तान अफेयर वाला बनाना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान, अगर आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री अच्छी है तो आपने शुरू कर देना है जी कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल्स में। भाई इस्लामियात का पेपर है, सबसे पहले देखें इंसान की अहमियत अल्लाह ताला ने ख़ुद क्या बयान की है, ठीक है।
इंसान की तख्लीक कैसे की है, उसमें इंसान अल्लाह ताला ने मुसलमान और काफिर की तख्लीक जो है गैर मुस्लिम की तख्लीक पे तो नहीं कहा हुआ ना, इंसान की तख्लीक की हुई है ना। तो पहले इंसान की अहमियत बताएं। फिर इस्लामी माशरे में जो बेहतरीन मिसाल है वो मदीना की रियासत आपके पास है, वहाँ पर उनके साथ कैसा सलूक होता था। ठीक है, क्या उसमें कोई तफरीक है? जो बेसिक फंडामेंटल एंड सिविल राइट्स हैं उसमें किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं है। उसके अलावा उनको कुछ स्पेशल राइट्स हासिल हैं, रियासत की ज़िम्मेदारियाँ हैं और दीन ने वो ज़िम्मेदारियाँ दी हैं। ठीक है, हाकिम इलाही ने वो ज़िम्मेदारियाँ दी हैं। तो वो उसके बाद आपने बताना है कि भाई उनको मुस्लिम ममालिक में कौन कौन से राइट्स हासिल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। पाकिस्तान का आर्टिकल 36 देखें, ठीक है, आर्टिकल 3 देख लें जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। उसके बाद आर्टिकल 9 से आर्टिकल 28 तक जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पहले उनको हासिल हैं। 36 है या 38 है, उधर वो स्पेशल मेयर्स देता है। उसके बाद आर्टिकल 3 में वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता किसी किस्म की भी, किसी लाइफ में भी। रियासत खुद ज़िम्मेदारी लेती है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के तहत ये सब इंश्योर कराने की। तो फिर उसके बाद आप देखें उनको सियासी हकूक़ कौन से हैं, माशी हकूक़ कौन से हैं, ये बताते हुए क्वेश्चन का पैटर्न कंप्लीट करें। ठीक हो गया। एक सवाल जी औरतों के हकूक़ के बारे में पूछता है और फिर वो कहता है तकाबली जायज़ा मगरिब में औरतों के हकूक़ के साथ। तो 1400 साल पहले इंसान की तख्लीक के वक्त मर्द की तख्लीक नहीं बताई गई थी, और इंसान की तख्लीक थी उसमें मर्द और औरतें दोनों शामिल थीं। ठीक है, जहाँ रियासत को ज़िम्मेदारियाँ दी गई थी वहाँ मर्द को ज़िम्मेदारियाँ दी गई थी औरतों की हकूक़ के लिए कि वो उनका कैसे उनको प्रोटेक्ट करेंगे, इंश्योर करेंगे। ठीक है, उसके अलावा कुछ स्पेशल प्रोटेक्शंस और स्पेशल जो है वो प्राइविलेजेस दिए गए थे, डिक्लेयर्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। ठीक है, इन द नोन हिस्ट्री। मगरिब के साथ जब लेते हैं तो मगरिब में तो औरत ने अपने हकूक़ के लिए स्ट्रगल की है। 1971 में तो उनको आखिर में लास्ट कंट्री है 1971 जो उनको सियासी हकूक़ दे रहा है, राइट टू वोट का। 1920 में अमेरिका में स्ट्रगल कर रही है, 1800 में पूरे यूरोप में स्ट्रगल कर रही है। ठीक है ना, उनकी इनफरादियत पे फोकस किया मगरिब ने, बाकी हकूक़ तो बाद में है ना। इनफरादी हकूक़, उनकी ज़ात की तस्लीम भी नहीं की। यहाँ पहले उस ज़ात को तस्लीम करता है इस्लाम, उसके बाद उनको हकूक़ डिक्लेयर करके देता है आपके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल राइट्स, उसके स्टेटस को इक्वालिटी की बात करता है। ठीक है, सोशल स्टेटस इक्वल देता है, पॉलिटिकल राइट्स देता है, लीगल राइट्स देता है, इकोनॉमिक राइट्स देता है, और उसके बाद अहकामात जारी करते हैं आपके बेसिक सोर्सेज, कुरान, सुन्ना, एक ठीक है, आपके शरिया के जो सोर्सेज हैं वो आपको ये डिक्लेयर करके देते हैं। तो जब तकाबली जायज़ा लेते हैं तो किसी चीज़ की बेहतरी तब शो होती है जब किसी और के साथ कंपैरिजन हो उनके दोनों फीचर्स का। जैसे इस्लाम के माशरती निज़ाम में ख़ानदान और औरत की जो हकीकत है उसके साथ वो मगरिब के माशरती निज़ाम का कंसेप्ट पूछता है। तो इस्लाम ने, जैसे मगरिब ने बाद में माना कि सोसाइटी का कंपोनेंट इंडिविजुअल बहुत फंडामेंटल कंपोनेंट है, इस्लाम इसी पे सबसे पहले फोकस करता है। उसके बाद इस सोसाइटी में फैमिली सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है ये आप बताएं, वेस्ट के साथ तकाबली जायज़ा लें, कंपैरेटिव एनालिसिस करें। तो जो पेपर है ये, इसमें एक डिफ़िकल्टी लेवल ये होता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होता है, चूँकि आपने 4 सवाल करने हैं और CSS में सवाल थोड़ा छोटा होता है। यहाँ स्टेटमेंट बड़ी होती है तो आपको लगता है कि शायद सवाल ही बहुत बड़ा है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ फिर इम्पोर्टेंट इशू, क्योंकि अगर आप पास करेंगे तो उसके बाद मेरिट की कहानी जाएगी। खाली पास नहीं ज़रूरी PMS के अंदर। ठीक हो गया, यहाँ कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है फिर पासिंग कैंडिडेट्स के दरमियान, एस्पायरेंट्स के दरमियान। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑप्शनल जी, यू विल हैव सफिशेंट टाइम, 3-4 दिन की आपको ऑफ है। इसका ऑप्शनल का जो ये तो नहीं कहता कि जी आपकी कोई तैयारी नहीं है तो आप फिर भी ओके हैं, इट्स ओके। ठीक है, इस टाइम पे तैयारी हो सकती है। जिन चीज़ों पे आपको रिवीजन की ज़रूरत है वो थ्योरेटिकल ऑप्शंस हैं,
जैसे पॉलिटिकल साइंस की जो 2019 में सवाल आए, ज़रा उससे पहले 2017 के सवाल करें, पास पेपर्स अटैम्प्ट करें। जो फ़िलासफ़र्स पूछे उसने, पिछले साल पेपर बी में उसने जो है जब्राइल आलमंड पूछ लिया, इस साल डेविड ईस्टन कर लें। पिछले साल उसने 2 सालों में यूएस की लॉ मेकिंग में प्रेसिडेंट का रोल पूछ लिया, इस साल कांग्रेस का रोल देख लें। ठीक है, पिछले साल उसने प्राइम मिनिस्टर यूके का पूछ लिया, इस साल यूके का कॉन्स्टिट्यूशन समझ लें। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी देख लें। ठीक है, टर्की में मिलिट्री का जो रोल है वो क्या है सिंस 30th सेंचुरी। आप अगर 20वीं सदी की कहानियों पे शुरू हो जाएंगे तो एग्ज़ामिनर के पास स्कोर नहीं है आपके लिए 13वीं सदी से, लेकिन सम अप करना है मिलिट्री कितनी इंपॉर्टेंट हो गई, कोर कंपोनेंट हो गया टर्की के अंदर, कैसे वो इवॉल्व हो के गार्डियन बनी, कंसिडर की जाती है या अपने आप को एक्सेप्ट करती है, कितने कूस के बाद अभी उसकी ये पोजीशन है। ठीक हो गया। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इस साल देख लें। ठीक है, उसके फीचर्स देखें। अब कैसे करते हैं इन दिस टाइम, ये तो नहीं हो रहा कि आपके इतनी डीप स्टडी रिक्वायर होगी, यू हैव उतना टाइम नहीं है। तो फीचर्स देखें जी, प्रीएम्बल देखें, उसका प्रीएम्बल कैसे है, आइदर क्या वो मुल्क प्रीएम्बल के साथ जो है वो जस्टिस कर रहा है जो उसके प्रीएम्बल में मेंशन है। ठीक है, अगर वो सेकुलर है तो क्या वो नेचर और ऑब्जेक्टिव वो सेकुलर है इस टाइम पे। अगर वो नहीं है तो किन किन कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करती है। तो इसके लिए क्या करना है, इंट्रोडक्शन देखना है, आर्टिकल 1 में नज़र आएगा। ठीक है, आर्टिकल 2, 3 में जो रोल्स हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को दिए गए हैं, जुडिशरी, एग्जेक्टिव, उसके बाद आपका लेजिस्लेशन। ठीक है, उनके पास कौन कौन सी राइट्स अवेलेबल हैं, पावर्स अवेलेबल हैं। फंडामेंटल राइट्स की देखें, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी देखें। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी स्टेट की ड्यूटीज़ को कहा जाता है, ड्यूटीज़ ऑफ द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज इंडिविजुअल्स को कहा जाता है। इसमें शो होता है कि वर्किंग कैसे होगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्क कैसे करेगा। नाउ अब दिस इज़ नॉट अ पेपर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। पॉलिटिकल साइंस में कुछ थ्योरीज देखें, एरिस्टोटलियन कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का देखें, वो सोशल कंट्रैक्ट थ्योरीज देखें। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देखें, जो पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज़ हैं जिन बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन का वजूद आया। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करें। स्टेट ऑफ नेचर, जो आपके फ़िलासफ़र्स हैं आइडियलिस्ट और रियलिस्ट, वो देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया, टर्की, रशिया, चाइना, किस फ़िलासफ़र की आउटलुक नज़र आती है आपको, क्या इधर वो स्टेट की सॉवरेनिटी या टाइप ऑफ स्टेट कौन सी यहाँ चल रही है। ठीक हो गया, ये देख लें। पेपर 1 में इस साल तुसी देख लें जी, फराबी पिछले साल आ गए थे, फराबीज़म, तो इकबाल देख लें। ठीक है, सर सैयद अहमद ख़ान देख लें। इसके अलावा पास्ट जो वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स हैं, एरिस्टोटल, मैकियावेली, तो हॉब्स, थोड़ा सा आसान होता है, CSS की तरह नहीं होता पोल साइंस, यहाँ पर थोड़ा सा इजी होता है। ठीक है, फीचर्स देख लें पेपर 1 के, जो आपके पब्लिक ओपिनियन है, प्रोपेगेंडा है, टूल्स हैं, जो सॉवरेनिटी है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं। अब जब ये यूज़ कर रहे हो तो रोल जब वो पूछ रहा हो मीडिया का, प्रोपेगेंडा टूल्स का या डिफरेंट नैरेटिव्स का, इसको स्पेसिफिक करें इन द कंटेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ ये पॉलिटिकल साइंस की नेचर में तो स्कोर गुड जी। पाकिस्तान स्टडीज़, ठीक है, पाकिस्तान स्टडी का पेपर है जी। एक चीज़ ख्याल रखनी है, यहाँ MCQs नहीं आते, फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं। 10 फिल इन द ब्लैंक्स होंगी, एक फिल इन द ब्लैंक्स के 2 नंबर होंगे, उसमें 2 ऑप्शंस होंगे। ठीक है, जो 10 नंबर होंगे, 5 फिल इन द ब्लैंक्स होंगी, वो प्री पार्टीशन या पोस्ट पार्टीशन में कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल हिस्ट्री से होगी। 1-2 जो फिल इन द ब्लैंक्स होंगी वो करंट पॉलिटिकल सिस्टम या पिछले 1-2 जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं वहाँ से होंगी। 1-2 जियोग्राफ़ी से हो सकता है, पाकिस्तान की जियोग्राफ़ी से।
ठीक है, चूँकि आपने जीके में करनी है तो देखें जियोग्राफी से कौन सा आया। पाकिस्तान के करंट में अगर कोई इंस्टीट्यूशन में जो नेबर इंस्टीट्यूशंस हैं साउथ एशिया के, सेंट्रल एशिया के, पाकिस्तान जहाँ जहाँ गया, कोई अगर नई इन्वेंशन हुई है इस मुल्क में जियोग्राफी रिलेटेड, पॉलिटिकल रिलेटेड, इकोनॉमिक रिलेटेड, वो देखें। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ से आती हैं। 4 सवाल हैं पाकिस्तान स्टडीज़ के, ये पाकिस्तान अफेयर्स नहीं है पेपर। लेकिन 2 सालों के देखें 17 और 19 के, तो ही इज़ आस्किंग जस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम प्री पार्टीशन। ठीक है, मोस्टली वो 2 सवाल ही पूछ रहा है। लास्ट ईयर उसने कांग्रेस मिनिस्ट्री पूछ ली, ठीक है, बैकग्राउंड टेक्स्ट जो है और इम्पोर्टेंस पूछ ली जो आपकी पाकिस्तान रेजोल्यूशन है। उससे पहले अगर आप देखें सर सैयद अहमद ख़ान का एजुकेशनल और सोशल रिफॉर्म्स पूछ ली। तो अभी आप सर सैयद अहमद ख़ान दोबारा देखें, ठीक है, रिफॉर्मर्स अपने देख लें। इसको अटैम्प्ट कैसे करते हैं, उन रिफॉर्मर्स के इम्पैक्ट्स लॉन्ग जो है शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स, ये दोनों आपको पता होने चाहिए। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स तो फाइनलिटी ऑफ द इंडिपेंडेंस है 1947, और शॉर्ट टर्म जो इम्पैक्ट्स हैं उस टाइम पे जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रहे हैं या रिलीजियस रहे हैं वो देखें। ठीक है, सर सैयद अहमद ख़ान है तो ट्राइनिटी ऑफ होप्स का कंसेप्ट देख लें, वो अलूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स हो गया या लॉयल्टी टूवर्ड्स एजुकेशन हो गया या जो है सिंसियरिटी विद ब्रिटिश। इसके अलावा जो आपके कॉन्स्टिट्यूशंस हैं 56, 62, 73, इसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस खुद अभी प्रिपेयर कर लें। कभी इस्लामिक प्रोविजंस पूछ लेता है कॉमन, लेकिन अभी आप जो करंट डायनामिक्स के क्वेश्चंस हैं उसमें 18th अमेंडमेंट देखें, NFC वार्ड देखें, गवर्नेंस क्राइसिस देखें, इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस देखें, इसकी सजेशंस बताएं। ठीक है, इकोनॉमिक चैलेंजेस बताएं और स्पेशली हेल्थ सेक्टर, ठीक है, पोस्ट कोविड की सिचुएशन में। तो प्री पार्टीशन के लिए आप पास पेपर्स विज़िट कर सकते हैं, उसी में से ही क्वेश्चन आते हैं 15, 16, 19 और 15, 16, 17 और 19 का जो पेपर है 4 साल के प्री पार्टीशन, वहाँ से अगर आपने इस टाइम पे उसके कुछ एरियाज़ मिस किए हुए हैं। पोस्ट पार्टीशन में कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है जी, सिविल मिलिट्री रिलेशन भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, शॉर्ट नोट केसेस देखें जो हामिद खान साहब ने बताए हुए हैं, मौलवी तमीज़ुद्दीन केस हो गया, दासू केस हो गया, इन केसेस को समझें। अब ये लिखते कैसे हैं ये इम्पोर्टेंट है। उसने कह दिया राइट अ शॉर्ट नोट जी ECO पे, और लास्ट ईयर पूछ लिया जी उसने ECO पे। ठीक है, शॉर्ट नोट अटैम्प्ट करने चाहिए, प्रोबेबिलिटी है यहाँ ज़्यादा स्कोर करने की, 10 में से वो 8 नंबर दे दे। अगर अच्छा अटैम्प्ट हो, बहुत अच्छा, एक्सेप्शनल, तो टोटल 16 पे चले जाते हैं आप। इससे फ़ायदा होता है अगर आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स अच्छी हैं तो 70+ का स्कोर हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज़ हाउ टू राइट अ नोट। ये बड़ा ज़रूरी है, गूगल पे देखें, कुछ मैथ सपोर्ट अगर इस टाइम पे मैं बता सकता हूँ इन वेरी शॉर्ट टाइम। अगर उसने मौलवी तमीज़ुद्दीन केस पूछ लिया, खाली ये लिखा है मौलवी तमीज़ुद्दीन केस, तो आप बताएंगे कि पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में ये केस है क्या। ठीक है, इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद ये केस जी आपका जो है गुलाम मोहम्मद साहब ने जब पहली कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली को डिज़ोल्व किया था, उसके बाद आपके जो फेडरल कोर्ट्स थी, जो पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं होती थी, वहाँ पर तमीज़ुद्दीन साहब जो असम्बली के प्रेसिडेंट थे वो चले गए थे। ठीक है, तो एक डिसेंट नोट आया था, बाकी उन्हें डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के थ्रू उस असम्बली की रेजोल्यूशन को वैलिडेट किया था। दैट वाज द स्टार्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, जो बाद में आने वाले पाकिस्तान की पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पे अच्छे खासे अपने इम्पैक्ट्स रखती है। ठीक है, तो आपने कैसे इसको लेके जाना है, पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये केस है क्या,
किस पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से इम्पोर्टेंट है, क्या केस था, ठीक है, किसने क्या किया था, कौन किधर गया था, उसके बाद उसका आउटकम क्या निकला था। अब आउटकम में आपने डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी बता दिया, लेकिन वहाँ पर भी एक ऐसे बहादुर जज थे जिन्होंने डिसेंट दिया था, ठीक है, डिसेंट नोट रखा था, उस रेजोल्यूशन को वैलिडेट नहीं किया था। फिर आप बताते हैं कि इसका मकसद क्या है। जो आपकी चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम है उसमें जुडिशरी बेसिकली इंटरप्रेट करती है कुछ एक्शंस को, तो वहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की शुरुआत हुई थी, जहाँ पर आपके सिविल मिलिट्री रिलेशंस बाद में ख़राब होना शुरू हुए थे, और जो जुडिशरी है वो इंटरप्रेट करती थी उन एक्शंस को। अब ECO आ गया, तो इसको कैसे लिखते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इससे पहले ये किस नाम से जानी जाती थी, इसके कौन कौन मेंबर्स हैं, कब वजूद में आई, कितने ऑर्गन्स हैं, इसके नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, किन किन एरियाज़ में ये कोलैबोरेशन सपोर्ट करती है, पाकिस्तान के लिए कितनी अहम है, रीजन के लिए कितनी अहम है, अगर कोई उसमें फंक्शनल या स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं वो बताएं, उसके सलूशन बताएं और कंक्लूड करें, ठीक है। इसमें हेडिंग्स दे सकते हैं, हेडिंग्स देनी चाहिए राइट अ नोट में, और ये अटैम्प्ट भी करना चाहिए। आई थिंक अगर उसके अलावा 4 क्वेश्चन अच्छे आते हैं तो वो अटैम्प्ट करने चाहिए। अभी आपने देखना है तो आई थिंक हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, 18वीं तरमीम को रोल बैक, 18th अमेंडमेंट को रोल बैक होना चाहिए या रिव्यू करना चाहिए, ठीक है। आप क्या समझते हैं, ऐसे ही पूछता है, डू यू थिंक से वो सवाल पूछता है। तो 18वीं तरमीम देखें, NFC अवार्ड देखें, इकनॉमिक इशूज़ देखें जी, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस देखें, और सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशनल पॉलिसी देखें, न्यू डील, ठीक है। पॉलिसी पूछ लेता है पंजाब की अगर कोई रिसेंट, और ये जो हेल्थ की जो आपकी पॉलिसी चल रही है, जो इशू चल रहा है पंजाब में, उसको देखें, MTI एक्ट, ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस समझने की कोशिश करें। अब आपके क्वेश्चंस हैंडल कर लेते हैं। जनरल साइंस एंड एबिलिटी भी स्पेशली फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स किन किन एरियाज़ को फोकस करें। बायोलॉजिकल में ह्यूमन एनाटॉमी देख लें जी, ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी में ह्यूमन स्केलेटन देख लें, कुछ ऑर्गन्स देख लें आप, एयर की बोन्स देख लें, छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है, उसका क्या नाम है, कौन से पार्ट में कितनी बोन्स हैं, जो आपका पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स, लंग्स हो गए, हार्ट्स हो गए, उसकी कुछ एक इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो देख लें। विटामिन्स देख लें, डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, उसको लिया कहाँ से जाता है, ठीक हो गया। इन्वेंशंस, वो इन्वेंशंस देख लें बायोलॉजिकल, ठीक है। प्लांट सेल, एनिमल सेल देख लें, बेसिक डिफरेंस देख लें, ठीक है। वर्किंग ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स देख लें, गाल, और ये जो आपकी सिक्रीशंस हैं, स्पेशली डिफरेंट पार्ट जो सिक्रीट करती हैं, हार्मोन सिक्रीशन, वो देखें कौन सा पार्ट कौन सी सिक्रीशन करता है, ठीक है, ये देख लें बस। आई थिंक कुछ डिजीज़ देख लें, कौन सी बैक्टीरियल हैं, कौन सी जो हैं वो वायरल डिजीज़ हैं, इसको देख लें। ये पोर्शन आपके लिए काफ़ी है। अब जो एबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, इसके लिए क्या है जी, कुछ 9th 10th करेंगे तो वहाँ से सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ कवर हो जाएगी, ठीक है। अब आप तुक्के लगाना शुरू हो जाते हैं, बट वो उसने मैथ का क्वेश्चन पूछा है जनरल एबिलिटी का, तो 9th 10th की जो बुक्स हैं वहाँ पर, और ये फर्स्ट ईयर में जो सीरीज़ हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म डिफरेंस निकाल के स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला में पुट करते हैं, तो विद इन 30 सेकंड आंसर निकल आता है। हमारी आदत है जी, हम तुक्के लगाना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर पेपर भरना शुरू कर देते हैं, पहली टर्म ये है, इतना डिफरेंस है, इतना डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चन है सीरीज़ का। उसके अलावा डायरेक्शन के क्वेश्चन देख लें, ठीक है, थोड़े से आसान होते हैं। यस, डू नॉट अटैम्प्ट डाउटफुल, जहाँ पर आप फुल डाउट है, आपको कोई चांस ही नहीं है ना प्रोबेबिलिटी लगने का या उसको एक्सट्रैक्ट करने का, तो फिर उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। लेकिन अगर आपको पहले 30 से कम ठीक हैं तो फिर गो फॉर 100, आई वुड से, मैं ये कहूँगा। अगर 30 से कम आते हैं तो फिर 100 पे ही जाएं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप सिक्योर नहीं हैं, तो उसमें सिक्योरेंस जो आपकी श्योरिटी है वो 100 पे ही हो सकती है दुआ करने के बाद।
बाकी कुछ ऑप्शंस मेरे पब्लिक एड था, एजुकेशन था, उसके लिए मैं बता सकता हूँ जी। पब्लिक एड की थ्योरीज़ देखें, पब्लिक पॉलिसी वाला पोर्शन अच्छे तरीके से देखें, स्टेप्स कौन से हैं, 6 स्टेप्स जो पैटर्न एंड स्वैकी के हैं। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी है, डाइकोटोमी, वो देखें। विल्सन की ट्रेडिशनल थ्योरीज़ देखें, बिहेवियरल अप्रोचेज़ देखें। इस स्टेज पे यू हैव टू डू थ्योरीज़, अप्रोचेज़, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी के स्टेप्स, पाकिस्तान के अंदर क्या मसला है, कैसे ठीक हो सकता है, रोल एडमिनिस्ट्रेशन का और एडमिनिस्ट्रेटर का पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में, प्लानिंग एंड कमीशन का स्ट्रक्चर देखें, पाकिस्तान के अंदर इसका स्ट्रक्चर देखें। फॉर एजुकेशन प्रॉब्लम स्कोरिंग, इसलिए लो स्कोरिंग इसलिए ये सब्जेक्ट हो जाता है कि हम इसको जेनेरिक अटैम्प्ट कर लेते हैं, जैसे हम पाकिस्तान अफेयर्स में एजुकेशन का सवाल करते हैं। दिस इज़ एन एकेडमिक डिसिप्लिन विद प्रॉपर थ्योरीज ऑफ एजुकेशन एज वेल एज जनरल थ्योरीज। करिकुलम का क्वेश्चन आया है तो हमें पता ही नहीं है CMC का करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसीजर ही नहीं पता, स्टेजेस ही नहीं पता, ठीक है। तो टेक्निकल सब्जेक्ट है, हम इसको जनरल अटैम्प्ट कर आते हैं तो फिर स्कोर नहीं आता, एग्जामिनर भी फिर वो जनरल नंबर दे देता है, एवरेज। तो थ्योरीज जो हैं आइडियलिज्म, रियलिज्म, पेरेनियलिज्म, एक्जिस्टेंशलिज्म, फंक्शनलिज्म, फंडामेंटलिज्म, अगर आप ये कर रहे हैं, प्रैग्मेटिज्म, तो देखें सही जी इनकी ये क्या कहते हैं अबाउट एजुकेशन, सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ये क्या कहते हैं अबाउट टीचर, रोल ऑफ टीचर, ये क्या कहते हैं अबाउट लर्नर, ये क्या कहते हैं अबाउट द टाइप ऑफ एजुकेशन, द मैथडोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ये थ्योरीज करिकुलम डेवलपमेंट में किस चीज़ पे एम्फसाइज करते हैं। नहीं, मैं तो ये नहीं कह सकता, बट मैं कह सकता हूँ कि अगर आपको सारा पैटर्न क्लियर है, यू आर ऑलरेडी इक्विप्ड विद दीज पैटर्न्स और इस तरीके से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आ जाएंगे जी, ठीक है। आपकी खुद की मेहनत है, आप होपफुल रहें, बस ये एक तरीक़ाकार है। देखें, अगर तो आपसे उसने करिकुलम डेवलपमेंट का क्वेश्चन पूछ लिया है तो यू कम्प्लीटली इग्नोर द डेवलपमेंट प्रोसेस, यू कम्प्लीटली इग्नोर द कंपैरेटिव एजुकेशन, ठीक है, आपने इग्नोर कर दिया उसमें। पाकिस्तान के अंदर आपने फिर इंस्टीट्यूशंस ही नहीं लिखे कि जो करिकुलम डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं। एनालिसिस दे सकते हैं कि भाई एजुकेशन यहाँ एज अ पॉलिटिकल टूल यूज़ होता है, एज अ डेवलपमेंट टूल नहीं होता, ये एनालिसिस है जेनेरिक। पेपर में से जो चीज़ें हैं वो थ्योरेटिकल पोर्शंस हैं, ठीक है। अब वो कैसे करने हैं, थ्योरीज़ का एक स्ट्रक्चर है। अबाउट एजुकेशन सिस्टम वो क्या कहते हैं, अबाउट टीचर और रोल ऑफ टीचर वो क्या कहते हैं, अबाउट लर्नर क्या कहते हैं, अबाउट स्कूल वो क्या कहते हैं, अदर इट इज़ पार्ट ऑफ कम्युनिटी और नॉट, उस एजुकेशन सिस्टम की डिलीवरी के बारे में वो कैसे कहते हैं, क्या लिटरेचर पे फोकस होना चाहिए, टेस्टिंग कैसी हो, ठीक है, लर्निंग मेथड कैसे यूज़ करने चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स प्रैक्टिकल पे कौन सी थ्योरी फोकस करती है, कौन क्वेश्चनिंग बेस्ड मेथड यूज़ करता है, एरिस्टोटलियन मेथड यूज़ करता है। करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में ये थ्योरीज़ क्या कहती हैं, करिकुलम कैसा होना चाहिए, किन एरियाज़ पे फोकस करे, वो क्या कहता है। मॉडर्न एजुकेशन में किस थ्योरी की ज़्यादा ज़रूरत है, वो क्या कहता है। एजुकेशनिस्ट जो हैं आप देखें तो 4-5, टॉलकट पार्सन हो गया, जॉन डेवी हो गया, मारिया मोंटेसेरी हो गई, इनकी अप्रोचेस क्या हैं। और उसके अलावा जो आपकी सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन है, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है, फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन है, ये एजुकेशन फाउंडेशन क्या है, एजुकेशन सिस्टम में उस फाउंडेशन से क्या सपोर्ट मिल रही है। अब ये फाउंडेशन डिफ़ाइन क्या करती हैं, इनकी नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव फॉर टीचर, ऑब्जेक्टिव फॉर लर्नर क्या है। उसके बाद ये लर्नर पे अगर फोकस करती हैं तो कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपकी साइकोलॉजिकल वाली कैसे फोकस करती हैं, हाउ, कौन सी थ्योरीज़ इम्पोर्टेंट हैं। फ़िलासफ़िकल अगर करती है तो एक्सियोलॉजी, एपिस्टीमोलॉजी, जो फ़िलासफ़ी की जो स्टेजेस हैं उसके थ्रू कैसे करती है, ठीक है। सोशियोलॉजिकल अप्रोच में अगर करती है तो इसका इवेंचुअली
अब ये सारी चीज़ें पहला क्वेश्चन में काम आती हैं, दूसरे क्वेश्चन में काम आती हैं, जहाँ पर रोल ऑफ एजुकेशन पूछता है या रोल ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स फॉर एजुकेशन पूछता है, तो यू कम्प्लीटली इग्नोर्ड द फाउंडेशंस, ये वहाँ यूज़ होती हैं। इन फाउंडेशंस की बेसिस पे वो रोल कंप्लीट होता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। 2010 की पॉलिसी देख लें, 2013 की पॉलिसी देखें, 2018 की पॉलिसी देखें और न्यू डील वाली जो है, ठीक है। अब ये पॉलिसी कैसे देखते हैं, देयर आर टोटल 4 एरियाज़। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या कहते हैं, देयर फ्री और कंपलसरी, प्राइमरी तक होना चाहिए, सेकेंडरी तक होना चाहिए, किसकी ड्यूटी है। इसके लिए लिटरेसी रेट के लिए क्या टारगेट रखा गया, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स अगर कोई हैं आफ्टर डकार डिक्लेरेशन, आफ्टर MDGs, आफ्टर SDGs, तो उसके लिए हमने क्या टारगेट रखा, कितना पास्ट की पॉलिसी को इसने एवेल्यूएट किया। टीचर ट्रेनिंग, टीचर की जो स्किल्स हैं उसके लिए इसने क्या किया, लिटरेसी इम्प्रूव करने के लिए क्या किया, ड्रॉप आउट को रिड्यूस करने के लिए क्या किया, एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन प्लानिंग के लिए ये पॉलिसी क्या रोल प्ले कर रही है। जैसे न्यू डील में IMIS सिस्टम है, ठीक है, IMIS इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें न्यू डील का ये है। तो ये बेसिकली इन सब चीज़ों, अगर आप पॉलिसी अभी तक नहीं पढ़ी हुई, भूल जाती हैं चीज़ें, तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू इट, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ इनफ। बाकी तो मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कह सकता हूँ। बिलीव इन यूर सेल्फ, यू हैव प्रिपेयर्ड वेल। दिस इज़ अ टाइम टू फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स, इग्नोर दोज पीपल जो आपको नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन इग्नोर द पर्सन, नेगेटिव पर्सन इन यू, उसको भी इग्नोर करें एट दिस स्टेज, ठीक है। यू हैव टू अटेम्प्ट इट, यू हैव प्रिपेयर्ड इनफ। मेहनत करें, नमाज पढ़ें, ठीक है, दुआ मांगें। इसके बगैर भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको कामयाबी मिले। अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो मांगें, दुआओं में भी बड़ा असर है। दवा आपने की हुई है, ये कुछ चीज़ें सीधी कर लें। कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको बाकी भी बहुत अच्छे टीचर्स यहाँ पर जो है अरसलान साहब ने ट्राई किया है। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा जी, ठीक है। हम लोगों का भी एक केस पेंडिंग है, बस दुआ ये कीजिएगा कि अगर हम हो जाएं तो आपके सीनियर ही हों, जूनियर ना हों, या आप लोगों के साथ ना हो। बिकॉज वैसे तो आई एम नॉट एस्पायरेंट, इस साल मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, तो मेरे केस के लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह आप लोगों को, जिन लोगों को मैं जानता हूँ, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, रहमीन हो गई, ठीक है, फ़रा हो गई, नाजिम हो गया, ठीक है, निमरा रशीद हो गई। आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह आई फाइंड देयर नेम इन द रिटन क्वालिफायर्स एज वेल एज इन द एलुकेटर्स की जो लिस्ट है उसमें इनका नाम नज़र आए, ठीक है। वो ये लोग जो हैं, आप लोगों की मेहनत है, बाकी सब की मेहनत है, मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती, ठीक है। बस इस टाइम पे यू नीड टू फोकस ऑन दिस फ्यू थिंग्स और चीज़ें कंक्लूड करते जाएं, ठीक है। नॉट मच टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड और टू लर्न फ्यू थिंग्स। नई चीज़ें ना करें, जो ऑलरेडी है उसी को पॉलिश करें, दैट इज़ इट। बाकी बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, देन यू आर गुड टू गो। ठीक हो गया जी। बाकी दिस इज़ अ कंपटीशन नॉट बिटवीन गुड और बेटर, इट इज़ अ कंपटीशन बिटवीन बेटर एंड बेस्ट, ठीक है। इंशाल्लाह आई एम श्योर कि ये अच्छे बच्चे हैं ये सारे, और ये करेंगे, इनको करना चाहिए। आई एम श्योर कि सिस्टम जो है इनको नहीं रोकेगा इस दफ़ा, इंशाल्लाह, ठीक है। तो दुआओं, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।